हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं एसएससी जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए। आप दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप दोनों के लिए इस क्लास को ले सकते हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी जीडी की। दोस्तों, हिंदी आपके जो एग्जाम है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप बात कर लूँ मैं एसएससी जीडी की, तो एक पार्ट अलग से ही हिंदी का आपके लिए आता है और यूपी पुलिस के अंदर भी एक अलग से पार्ट आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट हो जाता है। इसीलिए मैं आपको ये हिंदी का जो सब्जेक्ट है लगभग 28 से 30 क्लास के अंदर कंप्लीट करवाने वाला हूँ हिंदी को। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन और जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन रहती है आपके लिए, क्लासेज का शेड्यूल रहता है, वो आपको वहाँ पे मिल सके। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास फर्स्ट रहने वाली है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है, क्लास फर्स्ट है अपनी। और टॉपिक रहने वाला आज का अपना वर्णमाला। क्या टॉपिक रहेगा दोस्तों? वर्णमाला। अगर मैं वर्णमाला की बात करूं, तो वर्णमाला की स्टार्टिंग हिंदी के अंदर सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज मानी जाती है, प्रारंभिक अवस्था। क्या बोल सकता हूं मैं? हिंदी की प्रारंभिक अवस्था, हिंदी की मूलभूत या प्रारंभिक मूल अवस्था यहीं से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? वर्णमाला से। अगर आपको हिंदी के अंदर वर्णमाला का नॉलेज नहीं है, तो आप हिंदी के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हिंदी वर्णमाला के बगैर अधूरी है। हम बोल सकते हैं, अगर वर्णमाला हिंदी के अंदर नहीं है तो हिंदी का कोई वजूद नहीं है। हिंदी कोई डिटरमाइन नहीं करती है, किसी भी जगह निवास नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने वर्णमाला नाम सुना, तो वर्णमाला क्या नाम है दोस्तों? वर्णमाला। तो वर्णमाला का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वर्णों की माला। क्या अर्थ होता है? वर्णों की, वर्णों की माला, वर्णों की माला। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला होती है वर्णों की माला। अभी बात आती है कि आपकी वर्ण क्या होते हैं। तो आप लोगों ने वर्ण नाम देखा, क्या नाम देखा? वर्ण। और एक आप लोगों ने नाम देखा होगा ध्वनि का। वर्ण और ध्वनि, ये दो नाम आपने जरूर सुने होंगे, एक वर्ण नाम और एक ध्वनि। अभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि क्या वर्ण और ध्वनि दोनों सेम होते हैं? तो आपको याद रखना है कि जो वर्ण और ध्वनि होते हैं वो दोनों समान होते हैं। वर्ण और ध्वनि दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। वर्ण और ध्वनि के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर मैं एग्जांपल लूं वर्णों की, तो मैं क्या बोल सकता हूं? वर्णों के अंदर मैं बोल सकता हूं ए आ गया, आपका आ गया, जो भी आपके स्वर है वो आ जाएंगे वर्ण के अंदर। इसके अलावा मैं बोलूं आपका कि जो वर्ण के अंदर यही आएंगे, वर्ण के अंदर आ गए। अभी आपके आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, या वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो जो आपके व्यंजन आते हैं वो वर्णों के अंतर्गत ही आते हैं। तो आप लिख सकते हैं क, ख, ये किसके अंतर्गत आते हैं? लेकिन जो दोस्तों वर्णों के अंतर्गत आते हैं उनके अंदर आपको हलंत लगा हुआ मिलेगा। क्या मिलता है? हलंत। जो ये नीचे में ये लगा रहा हूं, इसको बोला जाता है हलंत। क्या बोला जाता है? हलंत। अभी मैं बात करूं तो इस क के अंदर कोई भी स्वर विद्यमान नहीं है। और मैं इस क की बात करूं, एक तो ये क होता है, एक ये क होता है आपका हलंत लगा हुआ। तो इसके अंदर कोई भी स्वर विद्यमान नहीं है। स्वर विद्यमान नहीं है, स्वर विद्यमान नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं क धन ए। तो इसके अंदर क्या विद्यमान है? ए। ए क्या होता है? स्वर। तो जो आपका बगैर हलंत का कोई भी व्यंजन है उसके अंदर कोई ना कोई आपको जो स्वर है वो जरूर मिलेगा। चाहे वो ए हो, आ हो, ई हो, बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, ए हो, ऐ हो, औ हो। ऐसे जो भी व्यंजन है, या आपका री हो, ये जो स्वर है ये आपको प्रत्येक व्यंजन के अंतर्गत मिलेंगे। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको समझना होगा कि जो वर्ण और ध्वनि है वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि जो क आता है, जो व्यंजन आते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा अक्षर का। किसका नाम सुना है? अक्षर का। तो दोस्तों जो अक्षर होते हैं वो होते हैं पूरा क, जिसके अंदर स्वर विद्यमान हो। जैसे अक्षय हो गया, लय हो गया,
पै हो गया। ऐसे जो भी वर्ड्स हैं इसके अंदर आप ऐड कर लीजिए त्र। जितने भी जो व्यंजन है वो किसके अंदर आ गए, अक्षर के अंदर आ गए। अभी बात करते हैं, एक क्वेश्चन आता है, आप लोगों ने सुना होगा, वर्ण विच्छेद। एक तो आता है वर्ण विच्छेद, एक आता है संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद अलग है, वर्ण विच्छेद अलग है। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा आपको संधि विच्छेद। अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद किस प्रकार से करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई वर्ण ले लिया, जैसे क ले लिया, तो इसका जो वर्ण विच्छेद करूंगा मैं किस प्रकार से करूंगा, मैं लिखूंगा क हलंत धन ए। अभी मान लीजिए मैंने ले लिया अक्षय ले लिया, तो अक्षय का जो संधि विच्छेद है वो किस प्रकार से करूंगा, मैं लिखूंगा क हलंत श हलंत ए। जो आपका अक्षय है उसके अंदर कौन कौन से वर्ण विद्यमान होते हैं, क श और ए। लेकिन जो क है वो आधा होता है, श भी आधा होता है, और ए इसके अंदर स के अंदर अगर हम ऐड कर दें तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क प्लस श। क आधा, दूसरा वर्ड जो अक्षर आता है वो आपका क्या आता है, पूरा आता है। तो ये क्या बन जाता है, योग करके अक्षय बन जाता है वर्ण योग इसका। तो याद रखना दोस्तों, वर्ण विच्छेद भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपको प्रत्येक जो भी अक्षर होता है उसके अंदर से आपको स्वर निकालने होते हैं। क्या निकालने होते हैं, स्वर आपको निकालने होते हैं, और उसको क्या करना होता है, आपको हलंत करना होता है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट बातें हैं वो करते हैं अभी। और जो आपके अक्षर होते हैं, क्या होते हैं, अक्षर। अक्षर का कभी भी नाश नहीं होता। अक्षर की अगर कोई आपको परिभाषा पूछ ले, डेफिनेशन पूछ ले, तो आप क्या बोलेंगे, कभी भी नाश न होने वाला, न होने वाला क्या कहलाता है, आपका अक्षर कहलाता है। या आप बोल सकते हैं कि जो अक्षर है वो क अक्षर ल प त्र, ये क्या रखते हैं अपने अंदर, स्वर रखते हैं। क्या रखते हैं, स्वर रखते हैं। स्वर कोई सा भी हो सकता है। अभी जो आपका वर्ण है उसके टाइप आते हैं, आपके एग्जाम में वर्ण के टाइप भी पूछ ले जाते हैं। तो वर्ण के जो प्रकार आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से वर्ण के प्रकार होते हैं और किस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण के प्रकार के बारे में। तो वर्ण, क्या लिखा मैंने, वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। हिंदी के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं और इंग्लिश के अंदर भी दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो हम वहां पे बोलते हैं वोवल्स और कॉन्सोनेंट, और हिंदी की बात करूं तो जो सबसे पहला टाइप आता है वो बोलते हैं हम स्वर। क्या बोलते हैं, स्वर। एक तो होते हैं क्या, स्वर, और सेकंड आते हैं व्यंजन। क्या आते हैं, व्यंजन। दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर, व्यंजन। अगर इंग्लिश में बात करूं तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट। अभी बात करते हैं कि स्वर की डेफिनेशन क्या होती है। एग्जाम में नहीं पूछी जाती स्वर की डेफिनेशन, लेकिन आपको पता होनी चाहिए जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो मूलभूत जो आपका ढांचा है वर्णमाला का, वो आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। जो आधार है वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो आपको इनकी डेफिनेशन भी याद करनी है। अगर आप डेफिनेशन याद कर लेते हैं तो आपको याद रखने में आसानी होती है। तो देखिए, स्वर की परिभाषा क्या होती है, जो स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए ए, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई। इसके अलावा आप लिखेंगे ओ, औ। ये क्या है, आपकी जितने भी स्वर हैं ये मैंने आपको बता दिए कि स्वर कौन कौन होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। या एक इसके एक डेफिनेशन आप और बोल सकते हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए, जिन वर्णों को बोलने के लिए
बोलने के लिए किसी की सहायता न लेनी पड़े स्वर कहलाते हैं। कौन कौन से जो आपके वर्ण हैं जो बिना किसी सहायता से बोले जा सकते हैं, जैसे ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ और री। ये क्या है दोस्तों? सभी स्वर हैं। इनको बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ये स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। अभी बात कर लेते हैं अपने व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन की आप डेफिनेशन क्या बोलेंगे? वे वर्ण जिनको बोलने में किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि व्यंजन के जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं। तो अगर मैं व्यंजन के एग्जाम्पल की बात करूं तो व्यंजन के अंदर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क, ख, ग, घ, ए, र। ये इसके अलावा च, प, त, र, य, अक्षय, त्र, य। ये सभी क्या है? आपके व्यंजन है। आप कोई सा भी देखिए जो वर्ण ले लीजिए, क ले लीजिए, र ले लीजिए, त ले लीजिए, प ले लीजिए, च ले लीजिए, ट, न, म, ब, कोई सा भी ले लीजिए, उसके अंदर लास्ट के अंदर आपको स्वर की ध्वनि जरूर मिलेगी। किसकी ध्वनि मिल रही है? ए की। तो आप बोल सकते हैं कि व्यंजनों को बोलने के लिए किसी न किसी स्वर की हमें सहायता लेनी पड़ती है। ये अस्वतंत्र ध्वनि वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं? अस्वतंत्र, जिनको बोलने के लिए हमें किसी की सहायता लेनी पड़े। ये दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। व्यंजन किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ये इसके अंदर आप एक और लिख लीजिए, ये स्वरों पर निर्भर होते हैं। ये स्वरों पर निर्भर होते हैं। ये किस पे निर्भर होते हैं दोस्तों? स्वरों पे निर्भर होते हैं। किस पे निर्भर होते हैं दोस्तों? स्वरों के ऊपर निर्भर होते हैं। स्वर किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। ये अस्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं, जिनको बोलने के लिए कि हमें किसी की भी जरूरत नहीं होती है। और जब आप छोटी क्लासों के अंदर थे तो आप लोगों ने दो वर्ण और देखे होंगे। ये वर्ण जरूर आपने देखे होंगे जब आप छोटी क्लासों के अंदर थे। और दोस्तों, जो पहले की वर्णमाला आती थी, स्वर आते थे, उनके अंदर ये आपको इंक्लूड मिलते थे। और अभी की जो नई वर्णमाला की बुकें आ रही हैं उनके अंदर भी इनको, जो आपके स्वर है उनके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, नहीं जोड़ा जाता है, इनको अलग रखा जाता है। तो ये वर्ण का एक तीसरा प्रकार है। क्या है? वर्ण का तीसरा प्रकार, जिसको बोला जाता है अयोगवाह है। अयोगवाह है। क्या बोला जाता है? अयोगवाह है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अयोगवाह वर्ण कौन सा है? निम्न में से अयोगवाह वर्ण कौन सा है? दो आपको स्वर दे देगा, एक इनमें से दे देता है और एक इनमें से। तो अगर आपको दे दे तो ये दो याद रखना आप, अंग और अ है। ये दो क्या है दोस्तों? आपके अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण है। और इनके अलावा अगर हम बात करें तो जो आपका पहला वाला है अंग है, इसको अनुस्वार के रूप में या काम में लिया जाता है। किसके रूप में? अनुस्वार के रूप में। किस रूप में काम में लिया जाता है? अनुस्वार के रूप में। जो आपका अंग है, इसको किस रूप में काम में लिया जाता है? विसर्ग। किस रूप में काम में लिया जाता है? विसर्ग के रूप में काम में लिया जाता है। और इसको किस रूप में काम में लिया जाता है? अनुस्वार के रूप में काम में लिया जाता है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि अयोगवाह है कौन कौन से हैं, तो अनुस्वार, विसर्ग, ये भी आपके ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अ है और अंग है। अगर ये आ जाए तो आपको इनको टिक करना है कि ये अयोगवाह वर्ण है। मैंने आपको कितना पढ़ाया? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों की माला होती है। वर्ण
और ध्वनि के अंदर डिफरेंस बताया कि वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था, वर्ण ध्वनि की बात कर ली हमने। फिर हमने बात की थी अक्षर की, कि अक्षर क्या होते हैं। तो वर्णों को स्वरों की सहायता से, वर्णों को स्वरों की सहायता से जब बोला जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। अक्षर क्या होते हैं, अक्षरों का कभी भी नाश नहीं हो सकता, ये भी मैंने आपको बताया। फिर हम लोगों ने बात की थी वर्ण विच्छेद की, और मैंने आपको बताया कि संधि विच्छेद की हम संधि के अंदर बात करेंगे। जब मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा तो संधि विच्छेद की बात करेंगे। और वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद दोनों अलग अलग हैं। क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद। वर्ण विच्छेद के मैंने फिर आपको एग्जाम्पल बताए। फिर हम लोगों ने बात की वर्ण के प्रकार के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। फिर मैंने आपको स्वर की डेफिनेशन बताई, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए वे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। फिर मैंने आपको एग्जाम्पल बताए स्वर की। फिर हम लोगों ने व्यंजन की बात की। तो व्यंजन में मैंने आपको बताया कि स्वरों की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। फिर मैंने आपको व्यंजन के कुछ एग्जाम्पल भी दे दिए। फिर हम लोगों ने वर्ण की तीसरा टाइप, जो कम पूछा जाता है लेकिन कभी पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ भी नहीं पता, वो मैंने आपको बताया अयोगवाह वर्ण। तो अयोगवाह वर्ण के अंदर दो इंक्लूड किए जाते हैं। कितने इंक्लूड किए जाते हैं, दो। कौन कौन से, अंग और अंग है। अंग को अनुस्वार के रूप में और अंग है को विसर्ग के रूप में हम काम में लेते हैं। अभी बात करते हैं जो आपके स्वर है उसके बारे में। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, स्वर के बारे में बात करेंगे। मैं व्यंजन और अयोगवाह को इरेज कर देता हूं और हम बात करते हैं स्वर के बारे में। मैंने आपको स्वर बताए, कौन कौन से स्वर बताए, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये मैंने आपको क्या बताए, स्वर बताए। अभी बात करते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो आप खुद काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। स्वरों की कुल संख्या क्या लिखेंगे आप, स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या। तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है। क्या कितनी होती है, 11। और अगर आपको लिखने के आधार पे और बोलने के आधार पे, एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं पूछता आपको कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, एग्जामिनर पूछता है आपको लिखने के आधार पर, लिखने के आधार पर स्वरों की कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या। तो आप बोलेंगे लिखने के आधार पे स्वरों की जो कुल संख्या है वो होती है 11। कितनी होती है, 11। अभी बात करते हैं, एक आता है कि बोलने के आधार पे, बोलने के आधार पर स्वरों की कुल संख्या, बोलने के आधार पर स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। केवल कितनी होती है, 10। अभी आप बोलेंगे कि लिखने के आधार पर तो 11 है, बोलने के आधार पर 10 है। तो बोलने में कौन से को हटा दिया गया, कौन से स्वर को हटा दिया गया। तो बोलने के अंदर आपका जो री है इसको हटा दिया जाता है। किसको हटा दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि ये रे की तरह साउंड करता है। किसकी तरह, रे की तरह साउंड करने के कारण इसको बोलने के अंदर हटा दिया जाता है। और केवल 10 स्वर रखे जाते हैं बोलने के आधार पे। कौन कौन से रखे जाते हैं, ए, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये इतने ही आपके जो 10 स्वर हैं इनको बोलने के आधार पे रखा जाता है। कुल संख्या मैंने आपको बताई 11, लिखने के आधार पे और मैंने आपको स्वरों की संख्या बताई 11। तो ये आपके 11 लिखे हुए हैं। इसके अंदर आपका जो री है इसको भी क्या कर लिया जाता है, इंक्लूड कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्वर के प्रकार। तो स्वर के जो प्रकार है वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। स्वर का जो क्लासिफिकेशन है, स्वर का जो वर्गीकरण है वो अनेक प्रकार से किया जाता है। जैसा कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, इस प्रकार से एक किया जाता है जीभ की बोलने के आधार पे, एक ओष्ठ आकृति के आधार पे, एक जीवा के आधार पे। तो अलग अलग टाइप से जो स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है वो भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि वहां से भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे
कि स्वर कितनी प्रकार के होते हैं। हम लोगों ने देख लिया कि जो स्वर है वो 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? लिखने के आधार पे 11, बोलने के आधार पर 10 स्वर होते हैं। लेकिन जो स्वर है आपके, उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है? तो आप लिखेंगे स्वर का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। तो आप सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे उनकी बनावट के ऊपर आधार पे। आप देख सकते हैं, या आप देख सकते हैं उनका जो बोलने का तरीका है उसके आधार पे। तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर। एक होता है आपका दीर्घ दीर्घ स्वर। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है आपका दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को हम बोल सकते हैं, आपने नाम देखा दीर्घ, तो बड़े स्वर। कौन से स्वर? बड़े स्वर, बड़े स्वर। और ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटे स्वर। क्या? छोटा अर्थ, तो छोटे स्वर। तो आपको मैंने क्या बताए थे? कौन कौन से स्वर बताए थे? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये मैंने आपको क्या बताए थे? स्वर बताए थे कि ये 11 स्वर होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो इनमें आप देखिए छोटे स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ए, उ से पहले आप लोग लिख लीजिए ई। छोटी ई लिखनी है, बड़ी ई नहीं लिखनी है। ऊ भी हमें छोटा वाला लेना है ह्रस्व स्वर के अंदर, क्योंकि हम छोटे स्वरों की बात कर रहे हैं, ह्रस्व स्वर की बात कर रहे हैं। एक इसके अंदर आता है री। क्या आता है? री। ये 4 क्या है दोस्तों? आपके ह्रस्व स्वर। छोटे स्वर हम इनको बोल सकते हैं, ह्रस्व स्वर इनको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके दीर्घ स्वर के बारे में। तो आपने जो दीर्घ स्वर है इसके भी 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं मूल मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। एक होते हैं आपके संयुक्त दीर्घ स्वर। क्या होते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। 2 प्रकार के दीर्घ स्वर होते हैं। कौन कौन से? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर। अभी बात करते हैं कि मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो यहां पे आइए कि हमने कौन कौन से को ले लिया। ए को ले लिया, छोटी ई को ले लिया, ऊ को ले लिया, री को ले लिया। अभी हम बात आते हैं दीर्घ स्वर में भी मूल दीर्घ स्वर की, क्योंकि हमने देखा कि जो दीर्घ स्वर है वो भी 2 प्रकार के हैं, एक मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त दीर्घ स्वर। तो आप आइए अपने ह्रस्व स्वर के अंदर, पहले वाला आपने लिया ए, तो ए का जो बड़ा रूप है आ, ये किसके अंदर आएगा? मूल दीर्घ स्वर के अंदर आएगा। फिर आपने ह्रस्व स्वर के अंदर लिया छोटा ई, तो आप यहां पे ले लीजिए बड़ा ई। मूल दीर्घ स्वर के अंदर क्या लेंगे आप? बड़ा ई। फिर आपने लिया ऊ। क्या लिया? ऊ। ह्रस्व स्वर के अंदर छोटा वाला ऊ आपने ह्रस्व स्वर के अंदर ले लिया, तो जो बड़ा वाला ऊ है ये आप ले लीजिए किसके अंदर? मूल दीर्घ स्वर के अंदर। ये 3 क्या हो जाएंगे आपके? मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे। और जो बाकी के बच गए कौन से? ये लास्ट के 4, ये आपके कौन से हो जाएंगे? संयुक्त दीर्घ स्वर। तो यहां पे मैं लिख देता हूं ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या हो गए? आपके जो मूल दीर्घ स्वर थे उनसे अलग हो गए। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ये आपके मूल दीर्घ स्वर है 3, आपके संयुक्त दीर्घ स्वर है कितने? 4। अभी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप बोलेंगे ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4। कितनी है? 4। अभी एक आता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या। क्या आता है? दीर्घ स्वरों की संख्या। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप बोलेंगे दीर्घ स्वरों की संख्या होती है, सॉरी 11 नहीं 7। कितनी होती है? 7। कितनी होती है? 7। एक आता है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ
स्वरों की संख्या, मूल दीर्घ स्वरों की संख्या। तो जो आपके मूल दीर्घ स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3 मूल दीर्घ स्वर होते हैं। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि संयुक्त दीर्घ स्वर, क्या आता है? संयुक्त दीर्घ स्वरों की संख्या, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग लिखेंगे कि जो संयुक्त दीर्घ स्वर है उनकी संख्या होती है 4। कितनी संख्या होती है? 4 ये संख्या के अंदर होते हैं। आप खुद देख सकते हैं टोटल कितना हो गया, 4 और 3 7 और 4 11। हमने देखा था कि टोटल स्वर कितने हैं? 11, और हमारा यहां पर भी योग क्या हो रहा है? 11। अभी बात करते हैं जो आपका संयुक्त दीर्घ स्वर है इसके बारे में, कि जो संयुक्त दीर्घ स्वर है ये किस प्रकार से बनते हैं। आप लोगों ने देखा कि संयुक्त, संयुक्त का अर्थ क्या होता है? मिलकर बने हुए, मिलकर बने हुए, मिलकर बने हुए। तो अभी मिलकर बने हुए संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? संयुक्त स्वर में यहां पे लिख देता हूं। तो आप देखेंगे ए, आई, ओ और औ, ये 4 हम लोगों ने देखे कि संयुक्त दीर्घ स्वर होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है ए। तो ए के अंदर कौन कौन से जो स्वर हैं वो मिलके बने हैं, किससे ये मिलकर बना है? तो इसके अंदर आप लिखेंगे ए या आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई से मिलकर क्या बनता है? ए बनता है। अभी आप नेक्स्ट में लिखेंगे कि ए या आ के अंदर जब छोटा ए मिलता है तो ये क्या बनते हैं? ऐ बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी प्रकार से जो आपका ओ है वो किन स्वरों से मिलकर बनता है। तो इसके अंदर भी आप लिखेंगे ए या आ। ए या आ के अंदर आपको क्या जोड़ना है? छोटा ऊ या बड़ा ऊ। जब आप छोटा या बड़ा ऊ ए या आ के अंदर जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? ओ। और जब ए या आ के अंदर, ए या आ के अंदर जब आप ओ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है? आपका औ बन जाता है। दोस्तों जो अपनी आज ही क्लास थी हम इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। और दोस्तों जो आपका स्वर टॉपिक है इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जो व्यंजन अपना बच गया उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वर्णमाला थोड़ा सा बेसिक है इसलिए थोड़ा सा हम इसको 2 क्लासों के अंदर कर लेते हैं ताकि आपको भी समझने के अंदर दिक्कत न हो और ज्यादा आपको लंबी क्लास भी नहीं लेनी पड़े। तो आपको अच्छे से, क्योंकि ये बेसिक है, बेस है आपका, इसीलिए आपको अच्छे से इसको तैयार करना है। तो आपको अच्छे से तैयार करना है तो छोटी क्लासेस लीजिए। आप, आई होप आप सभी को जो मैंने बताया है वो पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको किसी भी, जितना आज मैंने पढ़ाया आपको हिंदी के अंदर वर्णमाला, वर्णमाला के मैंने आपको प्रकार बताइए कि वर्ण कितने क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, अक्षर क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के अयोगवाह क्या होते हैं, जो न तो स्वर होते हैं न ही व्यंजन होते हैं, अंग है, इनको स्वर, विसर्ग और अनुस्वार के रूप में काम में लिया जाता है। ये सभी बातें बताई है। फिर हम लोगों ने देखा स्वरों का वर्गीकरण, हम लोगों ने देखा तो जो स्वरों का वर्गीकरण है वो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 रूप में होता है। इसके जो उदाहरण है वो हमने देखे, मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि इनकी संख्या से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। फिर संयुक्त जो स्वर हैं, संयुक्त दीर्घ स्वर, वो किससे मिलकर बने होते हैं, इसका भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो जितना आज का मैंने आपको बताया, आई होप आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे और मैंने आपको एक रैपिड रिवीजन भी करवा दिया है। अगर आपको और भी कोई डाउट रह जाता है अभी भी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों कल मिलेंगे एक और नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम स्वर और व्यंजन को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जो आपका वर्णमाला है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्लास को, जो एसएससी जीडी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।